हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में अपन सीए फाइनल ऑडिट का कारो 2020 डिस्कस करेंगे एक समराइज वे में। ठीक है। कारो 2020 को पढ़ते वक्त रिवाइज करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर अपने को इसकी रिपोर्टिंग करनी है। देखो, जो इसके प्रोविज़न है, जो कारों में आपको बताया है कि कब ये मतलब ये चेक होगा, ये चेक होगा, इस सेक्शन की कंप्लायंस चेक होगी, इनका डिफरेंस अगर 10% से ज़्यादा आ जाए तो रिपोर्ट होगा। तो ये सब अपने को एक तरह से जब अपन पढ़ते हैं तो अपने दिमाग में बैठ जाता है। लेकिन जहाँ जहाँ पर ये चीज़ आती है कि इफ़ ऐसा है तो उसको रिपोर्ट करो, इफ़ ऐसा नहीं है तो उसको रिपोर्ट करो, तो वहाँ पर जो एरियाज़ होते हैं ना, उसको अपने को ध्यान से देखना होता है। क्योंकि जब अपने से एग्ज़ाम में एमसीक्यू में या डिस्क्रिप्टिव में भी अगर पूछा जाएगा तो अपने से ये पूछा जाएगा कि इसकी रिपोर्टिंग मैं कैसे करूँ। तो रिपोर्टिंग करनी भी पड़ सकती है, नहीं भी करनी पड़ सकती है। तो अपने को एग्ज़ाम में लिख करके आना पड़ता है कि भाई इसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत है भी या नहीं। तो अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 1 करोड़ के फिगर अपने को ध्यान में रह जाते हैं। ये 1 करोड़ लिखा है, ये 10 करोड़ लिखा है, ये अपने को ध्यान में रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको ये 10% का जो फिगर है, जैसे जब अपन अगर पीपी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का इसमें पढ़ता है तो आपको 10% याद रह जाता है 10। लेकिन क्या 10%, क्या ज़्यादा 10%, या कब इसकी रिपोर्टिंग मुझे करनी है नहीं करनी है, ज़्यादा है तो करनी है क्या, या कम है तो करनी है क्या। जैसे ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, आगे जा करके अगर आपने एक बार कारो पढ़ रखा होगा तो नहीं, और अगर नहीं भी पढ़ा हुआ होगा तो भी कहाँ पे होता है इफ़ येस, इफ़ नो तो उसकी रिपोर्टिंग करो, क्या रिपोर्टिंग करो। तो वो थोड़ा सा एक बार अपने को क्या करना होता है, इसमें ध्यान से देखना होता है, ध्यान से पढ़ना होता है। बाकी ईजी है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैंने जहाँ जहाँ पर मेरे से समरी बन सकती थी, मैंने जैसे यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट गारंटीज सिक्योरिटी लोन्स एंड एडवांसेज वाला जो इसमें क्लॉज आता है, क्लॉज नंबर 3 हमारा, उसमें मैंने थोड़ा सा टेबल फॉर्म में इसको समराइज़ करने की कोशिश करी है। ठीक है, जैसे इसको मैंने शॉर्टेस्ट वे में यहाँ पे जिसकी टेबल बनाई और नीचे मतलब टेबल में मैंने कुछ पॉइंट्स को समराइज़ करा। तो जहाँ जहाँ पर भी एग्जाम्पल लिए जा सकते थे, समराइज़ किया जा सकता था शॉर्टेस्ट फॉर्म में, वो मैंने इसमें करने की कोशिश करी है। अपन एक बार इसको रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कारो 2020 सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। कारो अप्लाइज टू एवरी कंपनी, एवरी टाइप ऑफ कंपनी, किस हर तरह की कंपनी पे कारो अप्लाई होगा। फॉरेन कंपनी पे भी कारो अप्लाई होगा, लेकिन फॉलोइंग कंपनीज जो है वो कारो से एग्जेम्प्ट है। कौन कौन सी एग्जेम्प्ट है? बैंकिंग कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा, इंश्योरेंस कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा, सेक्शन 8 कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा, 1% कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा। प्राइवेट कंपनी कुछ कंडीशंस होती हैं तब वो अप्लाई नहीं होता है। 4 कंडीशंस। पहली कंडीशन, दैट प्राइवेट कंपनी शुड नॉट बी अ सब्सिडरी या होल्डिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी। ठीक है। दूसरा, पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स और सरप्लस मिला के अप टू 1 करोड़, अप टू 1 करोड़ मतलब लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ एज ऑन बैलेंस शीट डेट। कौन सी डेट को चेक करना है, ये भी अपने को एक बार ध्यान से इसमें देखना चाहिए। कौन सी डेट पे मैं चेक करूं? बैलेंस शीट की डेट पे मेरे को पेड अप कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस चेक करना है। कहीं पे अपने को अपन इसमें जैसे अगला पॉइंट इसमें एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो पेड अप कैपिटल पर रिजर्व सरप्लस एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने को चेक नहीं करना है, वो अपने को सिर्फ बैलेंस शीट डेट पे चेक करना है। लेकिन अगर बोरिंग्स हैं, कहाँ से? बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, सिर्फ इन 2 जगह से, बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरिंग्स हैं, वो अप टू 1 करोड़ है एट एनी पॉइंट। पूरे साल में कभी भी अप टू लेस देन, अगर ज़्यादा हो गई 1 करोड़ से तो उस पर क्या हो जाएगा, कारो अप्लाई हो जाएगा। हाँ, अगर अप टू 1 करोड़ है तो उस पर कारो अप्लाई नहीं होगा। टोटल रेवेन्यू इंक्लूडिंग रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज अप टू 10 करोड़ ड्यूरिंग द ईयर एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इस तरह से ये है हमारा प्राइवेट कंपनियां क्राइटेरिया, यानी बेसिकली कारो हर कंपनी पे अप्लाई होगा, फॉरेन कंपनी पे भी अप्लाई होगा। लेकिन ये जो 5 कंपनियां, ये 1, 2, 3, 4 और ये प्राइवेट कंपनी, इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाली 5वीं, इन सब पे कारो अप्लाई नहीं होगा। ये सारी क्या है, कारो से एग्जेम्प्ट है। नोट, कारो विल नॉट अप्लाई टू ऑडिटर रिपोर्ट ऑन, ये ऑन है, ऑन CFS एक्सेप्ट क्लॉज नंबर 21 ऑफ पैरा 3, यानी लास्ट वाला क्लॉज है। जब अपन लास्ट वाले क्लॉज से पहुंचेंगे तब मैं आपको एक बार उसमें बता दूंगा। ठीक है, तो ऑडिटर रिपोर्ट CFS पर कारो अप्लाई नहीं होता है। जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उन पर कारो अप्लाई नहीं होगा। लेकिन एक पैराग्राफ अपन उसमें पढ़ेंगे जहाँ पर अपन ये पढ़ेंगे कि उस CFS में जो जो कंपनीज इन्वॉल्व हैं, जिन जिन कंपनीज को मिलाकर के वो CFS बना गया, उनकी कारो रिपोर्ट में अगर कुछ क्वालिफिकेशंस हैं तो वो अपने को रिपोर्ट करनी है। अपन लास्ट वाले क्लॉज पे जब पहुंचेंगे इसके क्लॉज नंबर 21 पे, तब अपन एक बार उसको ही पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो अब अपन एक एक क्लॉज करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्लॉज नंबर 1 जो कि बात करेगा हमारा PP यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इनटेंजिबल असेट्स और ROU असेट। ठीक है, ROU असेट हमारा लीजेस वाला इंड AS 116 में जो अपन पढ़ते हैं। ठीक है, चलो पहला पॉइंट, वेदर कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग फुल पर्टिकुलर्स एंड सिचुएशन। क्या ऑडिटर चेक करेगा? पूरे कारों में वेदर वर्ड आपको देखने को मिलेगा। वेदर कारो चेक करेगा ऑडिटर, वेदर ऐसा है, हो रहा है, ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये ऑडिटर चेक करता है पूरे में। तो पूरा जो कारो वेदर बेस्ड है। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था? प्रॉपर रिकॉर्ड्स, ऑडिटर चेक करेगा कि प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं, PP इंटेंजिबल असेट्स ROU असेट के, और उनकी मतलब पूरे उनके पर्टिकुलर सारे मेंशन है अच्छे से, और जो उनकी सिचुएशन है करंट वो भी उसमें अच्छे से बताई हुई है, वो चेक करेगा। दूसरा, वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन इज डन बाय मैनेजमेंट एट रीजनेबल इंटरवल्स एंड इफ एनी मटीरियल डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड, इफ येस वेदर इट डेल्ट प्रॉपर्ली इन द बुक्स।
कि अब फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट ने रीजनेबल इंटरवल्स पे कर रखे हैं, क्या कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मिली है, अगर मिली है तो उसको डील कैसे करा बुक्स में, ठीक है। तो अगर अपने पास मान लो क्वेश्चन आ गया, मैं हर समय रिपीट नहीं करूंगा बार बार हर क्लास में, लेकिन अब इसको कैसे अपने को एग्जाम में देखना है, अपने को चेक करना है कि भाई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मिली है, तो अब ये देखो कि उसको डील कैसे करा बुक्स में। तो पहले अपन प्रोविजन लिखेंगे इसका कि कारो का क्लॉज नंबर आपको वैसे तो याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको याद रहे, जैसे पहला क्लॉज है याद रहता है, पीपी इंटेंजिबल एसेट्स आरओयू एसेट पहला क्लॉज होता है, तो आपको क्या लिखना है, एज पर क्लॉज 1 ऑफ कारो ऑफ पैरा 3 ऑफ कारो, ठीक है। ऑडिटर को ये चेक करना होता है, करंट केस में कंपनी का ये हमारे पास डेटा है, तो अब ऑडिटर आगे क्या करेगा, ऑडिटर ये चेक करेगा। सिंपल इस तरीके से अपने को पैराग्राफ बेस में कारो का आंसर लिखना होता है। लेकिन यहाँ पर जैसे अब यहाँ पे लिखा है इफ यस वेदर इट इज डेल्ट प्रॉपर्ली इन द बुक्स, ये वाला पॉइंट अपन गलती से हमें भूल जाते हैं कि हाँ मैंने ये तो देखा कि मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है, अब मैं क्या करूँ। कभी कभी एग्जाम में अपन ये लिख के आते हैं कि हाँ मटेरियल डिस्क्रिपेंसी फाउंड हुई, लेकिन अगर है तो उसमें ये भी मेरे को चेक करना है कि उसको डील करा प्रॉपर्ली बुक्स में, उसको एडजस्ट करा या नहीं करा कंपनी ने, इस तरह से। तो यहाँ पर कारो के जो आता है इंपॉर्टेंस आती है एग्जाम की, कि एग्जाम में अपने को कारो का आंसर किस तरह से लिखना होता है। थर्ड पॉइंट, वेदर ऑडिटर चेक करेगा वेदर टाइटल डीड्स आर इन नेम ऑफ द कंपनी, जो पीपी इंटेंजिबल एसेट्स ये सब जो है वो कंपनी के नाम पे ही है ना, एंड इफ नॉट, अगर नहीं है तो ही अपने को ये टेबल प्रेजेंट करनी है, अगर है तो ये टेबल नहीं बनेगी। इफ नो यहाँ पर, इसलिए मैंने ये भी छोटे छोटे वर्ड्स भी हाईलाइट करा कि आपको लगेगा कहीं पे कि भाई ये वाले वर्ड्स हाईलाइट क्यों करें। इफ नो, अगर टाइटल डीड्स इन द हैंड्स ऑफ इन द नेम ऑफ द कंपनी नहीं है, इफ नो प्रेजेंट डिटेल्स इन द फॉर्मेट बिलो, किस प्रेजेंट फॉर्मेट में, डिस्क्रिप्शन ग्रॉस कैरिंग अमाउंट हेल्ड इन द नेम ऑफ, किसके नाम में, अगर हमारे नाम में नहीं है तो किसके नाम में, क्या वो आदमी प्रमोटर है, डायरेक्टर या फिर उनका कोई रिलेटिव या एम्प्लॉई है, पीरियड हेल्ड इंडिकेट रेंज वेर अप्रोप्रिएट, रीजन फॉर नॉट बीइंग हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी, भाई अपन टेबल बनाएंगे तब जब टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पे नहीं है, तो उसका रीजन बताओ कि क्यों नहीं है। इफ एनी डिस्प्यूट देन इंडिकेट दैट डिस्प्यूट, ये सब ऑडिटर चेक करेगा, यही अपने को आंसर में मेंशन करना होता है, ठीक है। चलो थर्ड, इसका फोर्थ पॉइंट, वेदर एनी रीवैल्यूएशन इज डन ड्यूरिंग द ईयर, इफ यस, अगर रीवैल्यूएशन हुआ है, वेदर इट इज बेस्ड ऑन द रजिस्टर्ड वैल्यूअर, रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने कराया क्या वो रीवैल्यूएशन, स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ चेंज इफ चेंज, यानी रीवैल्यूएशन का जो अमाउंट है, रीवैल्यू जितना हुआ इज मोर देन और इक्वल टू 10% ऑफ नेट कैरिंग अमाउंट, ठीक है। ये फिगर तो अपने को याद होता है, एक बार इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जिस्टिंग नेट कैरिंग अमाउंट 4 करोड़ का है, रीवैल्यूड नेट कैरिंग अमाउंट 4.5 करोड़ का है, डिफरेंस कितना हुआ 4.45 करोड़ माइनस 4 करोड़ 45 लाख का डिफरेंस हुआ। अब 45 लाख डिवाइड किससे होगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट आएगा। अपन कंपेयर किससे कर रहे हैं, अपन परसेंटेज की कंपैरिजन किससे करेंगे, जो हमारी बुक में उससे तो कंपेयर करेंगे, यानी आज अभी क्या है मेरी बुक्स में और री वैल्यू में कितना है, तो मैं इसको इनका जो डिफरेंस हो मैं कंपेयर किससे करूँ, इससे ही तो करूँगा जो मेरी बुक्स में है, ठीक है। तो 45 लाख डिवाइड बाय 4 करोड़ इंटू 100 कितना है 11.25% आया, क्या मोर देन इक्वल टू 10% है, हाँ, तो इसको रिपोर्ट करो इस तरह से, ठीक है। अगर नहीं करा हुआ क्वेश्चन ने बोल दिया कि भाई नहीं करा रिपोर्टिंग इसकी, तो अपन देखेंगे भाई क्यों नहीं बताया आपने, इस तरह से, ठीक है। लास्ट पॉइंट फर्स्ट क्लॉज का, वेदर एनी प्रोसीडिंग इनिशिएटेड या पेंडिंग, ये मैं इतनी डिटेल में आपको सिर्फ इसी क्लॉज में बता रहा हूँ, आगे जाकर के अपन इसकी बेसिक रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग लेंगे बस, ठीक है। हर क्लॉज में सिमिलर चीज़ें हैं, हाँ प्रोविजन अलग अलग है, लेकिन जैसे अपन चेकिंग करते हैं वेदर, अपन जो चेक करते हैं वेदर दिस हुआ या नहीं, वेदर ये हुआ या नहीं, उस तरह से, ठीक है। चलो, वेदर एनी प्रोसीडिंग इनिशिएटेड या पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी अंडर बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट 1988 फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी, अगर है, अगर ऐसी कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो उसकी डिटेल डिस्क्लोज करो इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इफ देयर इज एनी, इस तरह से चेक करेगा ऑडिटर कि अगर कोई प्रॉपर्टी, अगर कोई है ऐसी प्रॉपर्टी जिसका केस चल रहा है, जिसकी प्रोसीडिंग चल रही है बेनामी एक्ट के अंदर, अगर ऐसा है तो उसकी डिटेल डिस्क्लोज हुई हुई है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि नहीं हुई हुई है। चलो क्लॉज नंबर 2 हमारा इन्वेंट्री, पहला अपन ने पीपी इंटेंजिबल एसेट और आरओयू एसेट का देख लिया, अब क्लॉज नंबर 2 इन्वेंट्री, वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ या नहीं रीजनेबल इंटरवल्स पे, यानी एटलीस्ट वंस इन अ ईयर में एक बार ईयर में होना चाहिए कम से कम, बाय द मैनेजमेंट, कौन करेगा, मैनेजमेंट करेगा। एनी डिस्क्रिपेंसी ऑफ वही मोर देन इक्वल टू 10% इन एग्रीगेट ऑफ ईच क्लास, ध्यान से ईच क्लास, उसका भी मैंने एग्जांपल लिया समझाने के लिए, इज डिस्क्लोज्ड एंड डील्ड इन द बुक्स, अगर मोर देन इक्वल टू 10% है ईच क्लास के बने, कैसे क्लास मतलब क्या, क्लास मतलब फॉर एग्जांपल अपने पास रॉ मटेरियल है, WIP है और फिनिश गुड्स है, बुक वैल्यू, बुक में हमारे पास कितनी वैल्यू लिखी हुई है 50 लाख 30 लाख 80 लाख, लेकिन फिजिकल वैल्यू कितनी है 48 लाख 50,000 29 लाख 68 लाख। कंपेयर किससे करते हैं अपन हमेशा, जो हमारी बुक्स में होता है, ये देख लो डिनोमिनेटर में मेरा हमेशा बुक्स वाला फिगर 50 लाख 30 लाख और 80 लाख, ठीक है। डिफरेंस अपन ने ले लिया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, यहाँ पे 3% है, क्या मोर देन इक्वल टू 10% है, नहीं, रिपोर्टिंग जरूरी है, नहीं 3.33%, क्या मोर देन इक्वल टू 10% की डेविएशन है, नहीं, रिपोर्टिंग जरूरी नहीं है। 15%, क्या मोर देन इक्वल टू 10% की डेविएशन है, हाँ, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात। तो ईच क्लास का मतलब रॉ मटेरियल एक क्लास, WIP अलग क्लास, फिनिश गुड्स अलग क्लास, ठीक है। ईच क्लास के बेसिस पे अपन चेक करेंगे, एग्रीगेट पे चेक नहीं करेंगे, इस तरह से, ठीक है। चलो लास्ट पॉइंट, वर्किंग कैपिटल लोन, वेदर ड्यूरिंग एनी टाइम कंपनी हैज सैंक्शनड वर्किंग कैपिटल लोन इन एक्सेस ऑफ ₹5 करोड़, कहाँ से, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से,
ऑन द सिक्योरिटी ऑफ करेंट असेट्स, क्या कंपनी ने लिया है वर्किंग कैपिटल लोन 5 करोड़ से ज़्यादा का, कहाँ से, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ऑन द सिक्योरिटी ऑफ इट्स करेंट असेट्स को सिक्योरिटी पे दे करके लिया है क्या वर्किंग कैपिटल का लोन, और वेदर अगर लिया है तो वेदर क्वार्टरली रिटर्न्स आर फाइल्ड इन एग्रीमेंट विद द बुक्स, एंड इफ नॉट गिव डिटेल्स, जो अपन क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करेंगे क्या वो हमारी बुक से मैच हो रहे हैं, अगर नहीं हो रहे तो उसकी डिटेल दो, इस तरह से। तो यहाँ पर ये वर्ड्स ही मैंने इसलिए हाईलाइट करें, इफ नॉट देन गिव डिटेल्स, इफ नॉट अगर नहीं है एग्रीमेंट, अगर क्वार्टरली रिटर्न्स मैच नहीं हो रहे हैं, मिसमैच हो रहे हैं अगर रिटर्न्स, तो उनकी डिटेल्स दो, इस तरह से। तो बेसिक रीडिंग करके आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग तो आराम से आ जाएगी, आपको फिगर्स समझ में आ जाएंगे, 10% का चेक करना है, ये इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़ का फिगर आपको एग्जाम में ये तो ध्यान आएगा कि 5 करोड़ मैंने पढ़ा था, वर्किंग कैपिटल भी ध्यान आएगा, लेकिन मोर देन 5 करोड़ है तो मैं रिपोर्टिंग करूँ नहीं करूँ, कहाँ से 5 करोड़, ये बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से चेक करना है सिर्फ। ये सिक्योरिटी ऑफ करेंट असेट्स, ये भी वर्ड ध्यान रह जाएगा, ये क्वार्टरली भी वर्ड ध्यान रह जाएगा। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें होती है कि रिपोर्टिंग कब करनी है मेरे को, क्या मेरे को कंक्लूजन में ये लिखना है कि ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा, ये लिखना है ऑडिटर को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर डाउट आता है, इसलिए ये कारों को ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। ठीक है, चलो क्लॉज नंबर 3, ये बड़ा अच्छा क्लॉज है, इन्वेस्टमेंट गारंटीज सिक्योरिटीज लोन्स एंड एडवांसेस के ऊपर। इन्वेस्टमेंट को मैंने आई लिख दिया है शॉर्ट में, काफ़ी जगह काम में आता है तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया आई, जी गारंटीज, एस सिक्योरिटी, एल हमारा लोन्स और ए हमारा एडवांसेस। ठीक है, चलो पहला पॉइंट। अब इसमें मैंने थोड़ा सा समराइज वे में लिखा है, कैसे इसकी लाइन कैसे बनेगी, इसको अपन एग्जाम में कैसे लिखेंगे, अपन याद करने के लिए मैंने आपको प्रेजेंट करने के लिए इसको इस तरह से लिखा है। वेदर ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज मेड इन्वेस्टमेंट और प्रोवाइडेड एनी गारंटी या सिक्योरिटी और ग्रांटेड एनी लोन्स और एडवांसेस टू, किसको, कंपनीज, फर्म्स, एलएलपीज और अदर एनी पार्टीज, कैसा हुआ है तो उसको रिपोर्ट करो। वेदर कंपनीज प्रोवाइडेड लोन्स, एडवांसेस, गारंटीज या सिक्योरिटी टू एनी अदर एंटिटी, इफ येस अगर दिया है, इंडिकेट द एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंड बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट द बैलेंस शीट डेट ऑफ सच लोन्स, एडवांसेस, गारंटी, सिक्योरिटी प्रोवाइडेड टू, किसको, सब्सिडरीज, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर्स को, दूसरा अदर देन सब्सिडरीज और जॉइंट वेंचर को। तो अपने मॉड्यूल में इसके 2 पॉइंट अलग अलग से लिखा है, मैंने इसको समराइज करा, अपने मॉड्यूल में किस तरह से लिखा हुआ है, वेदर कंपनीज प्रोवाइडेड LAGS टू एनी अदर एंटिटी, इफ येस इंडिकेट एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, बैलेंस आउटस्टैंडिंग प्रोवाइडेड टू सब्सिडरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। नेक्स्ट पॉइंट, ये पूरा पूरा प्रोवाइडेड टू अदर देन सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर, इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, एक और पॉइंट हमारा, वेदर लोन्स एंड एडवांसेस फॉल ड्यू, जो इस साल में ड्यू हो रहे हैं, जिसको पे करना है, फॉल ड्यू ड्यूरिंग द ईयर, रिन्यूड, क्या उनको रिन्यू करा गया, भाई मेरे को इस समय इस साल में मेरा कुछ लोन्स एंड एडवांसेस ड्यू हो रहे हैं, मेरे को उनका पेमेंट करना है, तो क्या मैंने उनको रिन्यू करा, क्या मैंने उनको एक्सटेंड करा, या उसको मैंने फ्रेश लोन से सेटल करा, ऐसा कुछ हुआ है, अगर हुआ है तो क्या अपन बताएंगे, स्पेसिफाई अमाउंट ऑफ सच लोन, कौन सा लोन है वो ऐसा जिसके अगेंस्ट अपन ने उसका रिन्यूअल कराया या एक्सटेंड कराया या फ्रेश लोन ले लिया, और उसका बताओ कि वो टोटल लोन्स के परसेंटेज में कितना होल्ड करता है। मान लो अपना जो जिस लोन की मैं बात कर रहा हूँ कि ये वाला लोन फॉल ड्यू था ड्यूरिंग द ईयर, वो 2 लाख का लोन है, वो 2 लाख का लोन है, टोटल लोन हमारे 10 लाख के हैं, तो इसकी परसेंटेज बताओ ये कितना होल्ड करता है, परसेंटेज टू एग्रीगेट लोन या एडवांसेस ग्रांटेड ड्यूरिंग द ईयर, इस तरह से। और ये वाले जो दोनों पॉइंट्स हैं, दिस पॉइंट्स विल नॉट अप्लाई टू दोज हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज टू ग्रांट लोन, ये उन कंपनीज पे, ये वाला पॉइंट कंपनी पे कारो अप्लाई होता है, तो ये वाला पॉइंट उन कंपनीज पे अप्लाई नहीं होगा जिनका प्रिंसिपल बिजनेस ही लोन्स एंड एडवांसेस देना है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आप अलग से ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, वेदर इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी एंड इट्स टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट प्रिजुडिशियल टू कंपनीज इंटरेस्ट, ये चेक करेगा ऑडिटर, वेदर क्या ऐसा है, इस तरह से। फॉर लोन्स एंड एडवांसेस वेदर शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इज स्टिपुलेटेड, क्या फिक्स है प्रिंसिपल इंटरेस्ट का रीपेमेंट का शेड्यूल, एंड वेदर द रीपेमेंट्स आर रेगुलर, ऑडिटर चेक करेगा कि क्या रीपेमेंट का सारा शेड्यूल और जो रूल्स हैं वो सब फिक्स्ड हैं, इंटरेस्ट रीपेमेंट और प्रिंसिपल रीपेमेंट के, अगर और जो रीपेमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास बुक्स में जो हमें रिसीव हो रहे हैं वो हमें रेगुलरली रिसीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इफ अमाउंट इज ओवर ड्यू, अगर अमाउंट ओवर ड्यू है, रिसीव नहीं हो रहे हैं, स्टेट द अमाउंट ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, मोर देन 90 डेज की रिपोर्टिंग करनी है बस अपने को, लेस देन 90 डेज वाला क्वेश्चन है तो रिपोर्टिंग नहीं होगी उसकी, इस तरह से। ये यहाँ पे आती है मेन बात, ये वाला बात ध्यान रखने की बातें होती हैं इस तरह की। वेदर रीजनेबल स्टेप्स टेकन फॉर द रिकवरी, ऑडिटर चेक करेगा इस तरह से। वेदर कंपनी ग्रांटेड लोन्स या एडवांसेस रीपेबल ऑन डिमांड या विदाउट स्पेसिफाइंग टर्म्स या पीरियड ऑफ रीपेमेंट, इफ येस अगर ऐसा है, अगर कंपनी ने इस तरह का कोई लोन्स एंड एडवांस दिया हुआ है जिसकी कोई या तो रीपेबल ऑन डिमांड है या उसकी कोई टर्म्स नहीं है रीपेमेंट की, अगर ऐसा है तो बताओ क्या क्या अमाउंट है उन लोन्स एडवांसेस का, वो परसेंटेज ऑफ टोटल होल्ड कितना होल्ड करते हैं, और एग्रीगेट अमाउंट उसमें से जो ऐसे लोन है उनमें से प्रमोटर और रिलेटेड पार्टी को कितना दिया हुआ है, ये मुझे बताओ। ये ऑडिटर की रिपोर्टिंग होती है। ठीक है, समझ में आ गई। तो आप बेसिकली अगर बोल्ड वाले, मैंने बेसिकली तो सारी वर्ड्स इसमें आपको लेगा कहीं ना कहीं बोल्ड हुए में, लेकिन फिर भी अगर आप इसका बोल्ड वाला भी हिस्सा याद रख लोगे, पढ़ लोगे तो आपका बहुत आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा क्लॉज नंबर 4 आता है,
सेक्शन 185 एंड 186 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 से रिलेटेड। ये भी किससे रिलेटेड है? लोन्स, एडवांसेस, गारंटी, सिक्योरिटी, ठीक है। वेदर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 185 एंड 186 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आर कंप्लाइड विद, इफ नॉट देन प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द सेम, ठीक है। लोन्स, एडवांसेस, गारंटी और सिक्योरिटीज को लेकर के 185 और 186 एक्ट जो कंपनीज एक्ट के सेक्शंस हैं दोनों, क्या उनके प्रोविजंस फुलफिल करे हुए हैं कंपनी ने या नहीं करे हुए हैं, अपने को यहाँ पर चेक करना है, ऑडिटर को चेक करना है कि ऐसे प्रोविजन जो हैं वो फुलफिल हुए हुए हैं या नहीं हुए हुए हैं। चलो क्लॉज नंबर 5 हमारा डिपॉजिट्स का। फॉर डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय द कंपनी और डीम डिपॉजिट्स वेदर डायरेक्टिव्स ऑफ आरबीआई या कंप्लाइड विद, अगर कंपनी ने कुछ डिपॉजिट्स, कंपनी क्यों, क्योंकि कारो कंपनी पे अप्लाई होता है, तो अगर कंपनी ने कुछ डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करे हुए हैं तो क्या आरबीआई की डायरेक्टिव्स मानी है, उसमें कंप्लाई करा है उनको, क्या 73 to 76 ऑफ कंपनीज एक्ट के सेक्शंस को कंप्लाई करा है, क्या अदर रिलेटेड प्रोविजंस को कंप्लाई करा है, ये ऑडिटर चेक करेगा। इफ नॉट फॉलोड देन स्टेट द नेचर ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। अगर नहीं करा इनमें से कुछ भी कोई फॉलो, तो बताओ क्या कॉन्ट्रावेंशन करा है कंपनी ने, उसको स्पेसिफाई करो अपनी रिपोर्ट में, कारो रिपोर्ट में। एनी ऑर्डर पास बाय द फॉलोइंग आर कंप्लाइड विद, अगर कंपनी लॉ बोर्ड ने या एनसीएलटी ने, आरबीआई ने, किसी भी तरह कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर पास करा हुआ है कंपनी के लिए, तो क्या कंपनी ने उस ऑर्डर का कंप्लायंस करा हुआ है या नहीं, ये चेक करेगा ऑडिटर। क्लॉज नंबर 6 कॉस्ट रिकॉर्ड्स। कॉस्ट रिकॉर्ड्स जैसे कि स्पेसिफाइड बाय सीजी हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, एज पर सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट हैव बीन मेड एंड मेंटेन्ड। वही जो सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट है वो कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए बेसिकली प्रोविजन देता है, और कौन बताता है? सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए कंप्लाई करने को कहती है। तो क्या करा हुआ है कि नहीं करा हुआ है, ये ऑडिटर चेक करेगा। बेसिक पढ़ने में अपन जाएंगे तो बेसिक ही करो, ठीक है, लेकिन जब अपन इसको 2-3 बार पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि इसकी डिटेल्स कहाँ पर हमारे लिए एग्जाम में जरूरी है। जब ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत वहाँ पे और अच्छे से वहाँ पे समझ में आएगा कि कहाँ पर मुझे आंसर में फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। थोड़ा आपको जब आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको थोड़े थोड़े फिगर्स याद आते रहेंगे, या आपको क्वेश्चन पढ़ते वक्त समझ आता रहेगा कि हाँ इसकी रिपोर्टिंग का मैंने कुछ पढ़ा तो था, लेकिन क्या रिपोर्ट करना है वो आप एक बार कारों को 2-3 बार ठीक से रीड कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलो क्लॉज नंबर 7 हमारे स्टेट्यूटरी ड्यूज। 2 तरह के स्टेट्यूटरी ड्यूज हो सकते हैं, अनडिस्प्यूटेड और डिस्प्यूटेड। अनडिस्प्यूटेड और स्टेट्यूटरी ड्यूज के लिए ऑडिटर क्या चेक करेगा? वेदर कंपनीज रेगुलर इन डिपॉजिटिंग द अनडिस्प्यूटेड स्टेट्यूटरी ड्यूज, जैसे जीएसटी हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, ईएसआई हो गया, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम, एक्साइज, वैट, सेस एक्सेट्रा। अगर नहीं है रेगुलर then specify the amount outstanding on the last day of financial year for more than 6 months। सिर्फ उन वाले अनडिस्प्यूटेड स्टेट्यूटरी ड्यूज का अमाउंट मुझे लिख कर दो कारो की रिपोर्ट में ऑन द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर, पहली बार जो आउटस्टैंडिंग है प्लस 6 मंथ से ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, इस तरह से। और डिस्प्यूटेड अमाउंट के लिए स्पेसिफाई अमाउंट ऑफ ड्यूज एंड फोरम इन विच द डिस्प्यूट इज पेंडिंग। भाई जिस कोर्ट में, जिस डिपार्टमेंट में वो केस चल रहा है उनका, डिस्प्यूटेड मतलब कुछ ना कुछ केस चल रहा है, वो डिस्प्यूटेड है, वो पता नहीं है कितना अमाउंट आएगा फाइनल, तो मुझे वो फोरम बताओ, मुझे वो डिपार्टमेंट बताओ जहाँ पर वो केस पेंडिंग चल रहा है, उसको स्पेसिफाई करेगा ऑडिटर, ठीक है। स्पेसिफाई अमाउंट, पहले तो अमाउंट बता दो, ऐसे कौन से स्टेट्यूटरी ड्यूज है उनका अमाउंट बता दो, और कहाँ पर, किस कोर्ट में, किस डिपार्टमेंट में वो पेंडिंग चल रहा है उनका केस, किस डिपार्टमेंट में उनकी डिस्प्यूट पेंडिंग चल रही है, वो मुझे स्पेसिफाई करके दे दो, ठीक है। ऑडिटर ये कर देगा। नेक्स्ट हमारा क्लॉज नंबर 8 इनकम एंड ट्रांजैक्शन डिस्क्लोजर। वेदर एनी ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स हैव बीन सरेंडर्ड और डिस्क्लोज्ड एज इनकम ड्यूरिंग द ईयर ड्यूरिंग टैक्स असेसमेंट्स। अगर किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन है जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करा हुआ है, क्या उसको टैक्स असेसमेंट के बाद डिस्क्लोज कर दिया? इफ यस, वेदर प्रीवियस अनरिकॉर्डेड इनकम इज प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड। वो चेक करेगा कि भाई ऐसा क्या कोई ट्रांजैक्शन था जो इनकम टैक्स असेसमेंट से भाई डिस्क्लोज नहीं था, क्या वो अब डिस्क्लोज हो गया है या नहीं हो गया है, बस ये चेक करेगा ऑडिटर। क्लॉज नंबर 9 रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड बोरोइंग्स। रीपेमेंट यानी कंपनी रीपेमेंट, कंपनी की तरफ से रीपेमेंट होना है। वेदर कंपनी डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स, बोरोइंग्स और इंटरेस्ट। इफ यस, अगर किया डिफॉल्ट, देन पीरियड एंड अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट इस फॉर्मेट में रिपोर्ट करेंगे अपन। अगर डिफॉल्ट नहीं किया तो ये फॉर्मेट कुछ काम का नहीं है, अगर डिफॉल्ट करा है कंपनी ने तो ही अपन ये फॉर्मेट में रिपोर्टिंग करेंगे। कैसे? नेचर ऑफ बोरिंग बता दो, नेम ऑफ द लेंडर बता दो जिससे कंपनी ने लोन दिया था और उसको डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट करने में, अमाउंट कितना नहीं दिया बता दो, क्या जो अमाउंट नहीं दिया वो प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट है, इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट है, कितने डेज का डिले हुआ बता दो, और कोई भी अगर स्पेशल रिमार्क्स या डिस्क्रिप्शन है तो वो बता दो, सिंपल इस तरह से। वेदर कंपनी डिक्लेयर्ड एज विलफुल डिफॉल्टर बाय बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने जिस कंपनी का अपन कारो रिपोर्ट बनाना है उस कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर करा हुआ है या नहीं करा हुआ है। वेदर टर्म लोन, ध्यान से, अब यहाँ पे क्या आ गया, टर्म लोन का पॉइंट आ गया। अगर आपको एग्जाम में देखिए कि भाई टर्म लोन लिया तो आपको कारो चमकना चाहिए दिमाग में। वेदर टर्म लोन इज अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच लोन इज ऑब्टेन्ड। इफ नॉट, अगर नहीं करा उस पर्पस के लिए, देन बताओ कि अमाउंट कहाँ पर काम में आया, कहाँ पर काम में आया, कितना अमाउंट डाइवर्ट हुआ पहली बात तो, और कहाँ पर उसको यूज़ करा। मान के चलो अपन ने टर्म लोन लिया 10 लाख का एक पर्पस के लिए, पर्पस ए, उसमें से अपन ने पर्पस ए में से 2 लाख काम में लिए, बाकी के 8 लाख कहाँ गए, अमाउंट डाइवर्ट कितना हुआ 8 लाख,
ये बताओ पहले कि अमाउंट डाइवर्ट कितना हुआ, अच्छा साहब 8 लाख का हुआ, और ये 8 लाख किस पर्पस में काम में आया ये भी बताओ, ठीक है। वेदर फंड रेस फॉर शॉर्ट टर्म हैव बीन यूटिलाइज फॉर लॉन्ग टर्म, कैसा हुआ है कुछ कि फंड तो शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ है एग्रीमेंट में, लेकिन अपन ने यूज उसको लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, अगर है ऐसा यस देन स्पेसिफाई द नेचर एंड अमाउंट, सिंपल। Whether company has taken loans from any person or entity to meet obligations of its subsidiaries, associates या joint venture, if yes अगर ऐसा है then detail of nature and amount, simple point. Whether company has raised loans during the year on pledge of securities held in subsidiary, subsidiary associate या joint venture की securities को pledge करके लोन ले लिया मेन कंपनी ने जिसकी कार्ड रिपोर्ट बना रहे, अगर ऐसा है तो उसकी डिटेल्स बताओ, एंड डिफॉल्ट एंड रीपेमेंट अगर हुआ है तो कुछ इस तरह से। ये यहाँ पे अपने को ध्यान से देखने की बात होती है कि किस चीज़ को अपने को इसमें रिपोर्ट करना है। ये पॉइंट्स वैसे पढ़ने भी इजी लगते हैं भी इजी, एक बार राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, समझोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आराम से हो जाएगा करो, ठीक है। फिर बाद में ये समरी काम आ जाएगी आपके, या जिन भी नोट्स आप पढ़ रहे हो वो वाली समरी, ठीक है। बेसिकली समराइज करो जो जिसको अपन बोलते हैं प्रोविजन वाली जो होता है पार्ट, ठीक है, नोट्स वाला पार्ट जो होता है। चलो क्लॉज नंबर 10, आईपीओ एफपीओ प्राइवेट प्लेसमेंट। एनी मनी रेज्ड बाय आईपीओ या एफपीओ अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच इट इज रेज, क्या जिस पर्पस के लिए रेज करा था क्या उसी के लिए काम में हुआ है, इफ नॉट अगर नहीं तो बताओ डिटेल्स उसकी, और डिले और डिफॉल्ट बताओ, कोई सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन करा तो वो बताओ, सारी डिटेल्स आप उसकी बताओ, क्या क्या देखो क्या क्या बताना है अपने को इसमें। इफ नॉट अगर उस पर्पस के लिए काम में नहीं लिया जिस पर्पस के लिए रेस करा था आईपीओ एफपीओ, देन डिटेल्स अलॉन्ग विद डिले। भाई मैंने कहा था कि मैं आईपीओ एफपीओ को इस डेट तक इस पर्पस के लिए काम में ले लूंगा, मैंने डिले कर दिया, अभी तक उसमें नहीं लिया, तो डिले बताओ कैसा डिले हुआ है, और डिफॉल्ट मैंने करा ही नहीं उसमें काम में, किसी और काम में लिया, फिर सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन किस तरह से रेक्टिफाई करा उसको कंपनी ने, इस चीज़ को गलती को कैसे रेक्टिफाई करा ये बताओ। वेदर कंपनी हैज मेड एनी प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अंडर सेक्शन 42 एंड 62 ऑफ कंपनीज एक्ट। ये बेसिकली इंटर वाला पार्ट में अपन पढ़ते थे, सारे सेक्शन इंटर में अपन ने कंपनीज एक्ट पढ़ा हुआ है, अभी भी अपने इसमें एसपीओएम बेस्ड सब्जेक्ट्स में कंपनीज एक्ट है। चलो आर कंप्लाइड विद एंड फंड रेज आर यूज फॉर स्पेसिफाइड पर्पस फॉर विच इट वाज, अगर नहीं देन प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ अमाउंट एंड नेचर ऑफ नॉन कंप्लेंस, इस तरह से। तो इसको थोड़ा थोड़ा आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, अगर आपको ध्यान में भी नहीं है ना, जैसे मान लो अगर आपको ये ध्यान में नहीं है कि मुझे क्या बताना है, डिले डिफॉल्ट सबसे, तो इसको बता सकते हो कि भाई इफ नॉट अप्लाइड फॉर द पर्पस देन स्पेसिफाई द नेचर एंड अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट, या नेचर एंड पर्पस, नेचर अमाउंट एंड पर्पस फॉर विच इट वाज यूज, इस तरह से आप एक आंसर लिख सकते हो अगर आपको नहीं आ रहा है याद वर्ड्स तो इस तरह से, ठीक है। चलो क्लोज नंबर 11 हमारा फ्रॉड। एनी फ्रॉड ऑन या बाय कंपनी, कंपनी ने करा या फिर कंपनी पर हुआ, इन नोटिस इज नोटिस्ड या रिपोर्टेड, ये नोटिस्ड होगा, इज नोटिस्ड या रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर, इफ यस इंडिकेट द नेचर एंड अमाउंट, किस अमाउंट किस नेचर का फ्रॉड है और क्या अमाउंट है फ्रॉड का। वेदर एनी रिपोर्ट इज फाइल्ड बाय ऑडिटर अंडर सेक्शन 143(12), फ्रॉड की रिपोर्टिंग अंडर फॉर्म 884 के ऐसा कुछ हुआ है, ऑडिटर ने ऐसी कोई रिपोर्ट करी है। वेदर ऑडिटर कंसिडर विसिल ब्लोअर कंप्लेंट्स, क्या ऑडिटर ने विसिल ब्लोअर कंप्लेंट्स को कंसिडर करा है, ये अपन कारों में रिपोर्टिंग करेंगे, ये बेसिकली ऑडिटर की रिपोर्टिंग है कि ऑडिटर ने इस तरह से करा है, इसका क्लॉज है। चलो क्लॉज नंबर 12 निधि कंपनी। वेदर नेट ओन्ड फंड टू डिपॉजिट रेशियो इज कंप्लाइड बाय द कंपनी रेशियो ऑफ 1:20, यानी अगर नेट ओन्ड फंड मान लो अगर 1 है तो उसका 20 टाइम्स हमारे डिपॉजिट्स होने चाहिए, बेसिकली ये इसका मतलब होता है नेट ओन्ड फंड टू डिपॉजिट। ये जो नेट ओन्ड फंड टू डिपॉजिट 2 से पहले वाला न्यूमरेटर होता है यानी 1, 2 के बाद वाला डिनोमिनेटर यानी 20, तो 20 टाइम्स बेसिकली क्या होने चाहिए, डिपॉजिट्स होने चाहिए हमारे नेट ओन्ड फंड के, निधि कंपनी के केस में। वेदर कंपनी इज मेंटेनिंग 10% अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट, ये सारी आपको लाइंस क्वेश्चन में ये फिगर्स आपको दिख जाएंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा, कारों में मैंने पढ़ा था ये 10% आपको ध्यान रह जाएगा, मैं कह रहा हूँ ये 1:20 भी आपको ध्यान रह जाएगा। वेदर एनी डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या प्रिंसिपल, अगर ऐसा हुआ है तो उसकी डिटेल है, तो ये तो बेसिक पॉइंट था, सिंपल सा पॉइंट था। तो ये नेट ओन फंड टू डिपॉजिट रेशियो, ये पॉइंट भी आपको आराम से याद आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। नेट ओन फंड टू डिपॉजिट रेशियो 1:20, अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट 10%, बस सिंपल। रिलेटेड पार्टी क्लॉज नंबर 13, रिलेटेड पार्टी। डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी बताओ, इन लाइन विद सेक्शन 177 188 ऑफ कंपनी एक्ट जो वो रिलेटेड पार्टी से बेसिकली डील करता है। आर डिस्क्लोज, क्या उनको डिस्क्लोज करा हुआ है एज पर रेलिवेंट एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है AS 18 होता था रिलेटेड पार्टी का, है ना, अगर गलत हो तो मैं सॉरी उसके लिए। डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन जो रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और सेक्शन 177 188 में जो प्रोविजंस बताए गए हैं रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन को लेके, क्या उसको डिस्क्लोज करा गया है एफएस में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं करा गया, इसको चेक करो, इस तरह से ये पॉइंट कारो का वाला है। इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड क्लॉज नंबर 14, वेदर कंपनी हैज एन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कमेंसुरेट विद द साइज, उसके साइज एंड नेचर के हिसाब से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एस्टेब्लिश करता है कंपनी में, है एग्जिस्टिंग में है, ठीक है। वेदर रिपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑडिटर इज कंसिडर्ड बाय स्ट्यूटरी ऑडिटर, जब स्ट्यूटरी अपना ऑडिटर अपना काम करता है, अपना ऑडिट कर रहा है, वो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है, क्या इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को उसने काम में लिया है, ये अपने को चेक करना है इसमें। वेदर रिपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑडिटर इज कंसिडर्ड बाय स्ट्यूटरी ऑडिटर और नॉट, ये सारे पॉइंट्स आपके प्रोविजन वाले पॉइंट हैं जो आपको क्वेश्चन के मेन केस से पहले लिखने होते हैं, फिर मेन केस और लास्ट में कंक्लूजन की क्या रिपोर्टिंग करनी है। ऑडिट में बेसिकली अपना स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग और इसकी रिपोर्ट इसी तरह से होती है,
ठीक है। और जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें अपने पॉइंट्स होते हैं, प्रोसीजर्स या स्टेप्स या स्कोप वगैरह वाले जो क्वेश्चंस आते हैं अपने, ठीक है। चलो, या प्रोसेस या टाइप्स जो होते हैं दूसरे तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ऑडिट में। क्लॉज नंबर 15, नॉन कैश ट्रांजेक्शंस। वेदर कंपनी हैज एंटर्ड इनटू एनी नॉन कैश ट्रांजेक्शन विद डायरेक्टर या कनेक्टेड पर्संस एंड इफ यस, अगर डायरेक्टर या कनेक्टेड पर्सन के साथ नॉन कैश ट्रांजेक्शन करे हैं, वेदर सेक्शन 192 ऑफ द कंपनीज एक्ट इज कंप्लाइड और नॉट। बस इतना याद रख लेना, आपको 192 में क्या दिया हुआ है याद रखने की जरूरत नहीं है। 177 188 में डिटेल में क्या नहीं, सिर्फ आपको इतना लिखना है 192 कंप्लाई करा या नहीं, रिलेटेड पार्टी है 177 188 कंप्लाई करा या नहीं, इस तरह से बस यही इतना ही देखना है आपको। 143.12 की ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर की, 143.12 भी याद रह जाएगा। एक अपन ने सेक्शन ऊपर कौन सा पढ़ा था उसमें, एक सेक्शन अपन ने उसमें पढ़ा था, मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा कौन सा था वो सेक्शन, एक ये वाला नहीं, एक और था कॉस्ट रिकॉर्ड्स वाला, हाँ ये सेक्शन 148। सिंपल आपको इतना लिखना है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एज पर सेक्शन 148 मेंटेन करें यानी इस तरह से। चलो नेक्स्ट हमारा पॉइंट एनबीएफसी का। एनबीएफसी का एक चैप्टर भी है अपने ऑडिट में। वेदर कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर सेक्शन 45 IA ऑफ आरबीआई एट इफ यस, वेदर रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया है या नहीं। एनबीएफसी का अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ होगा तो आपने 45 IA आरबीआई एक्ट का जरूर उसमें मेंशन हुआ है आपकी मॉड्यूल में, तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि तो अगर उसको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है कंपनी को, एनबीएफसी को, तो क्या उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है या नहीं। वेदर कंपनी कंडक्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंस और हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटीज़ विदाउट वैलिड सर्टिफिकेट फ्रॉम आरबीआई। क्या ऐसा तो नहीं है कहीं कि सर्टिफिकेट ही नहीं है आरबीआई से कंपनी के पास, उन्होंने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल हाउसिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर रखी है, उन्होंने इसमें काम कर रखा है, ऐसा है क्या, ये चेक करो। वेदर कंपनी इज अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी एज डिफाइंड बाय आरबीआई एंड इफ यस, अगर है, वेदर इट फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ सीआईसी। अगर वो सीआईसी है तो क्या क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है तभी उसको सीआईसी माना गया है या नहीं। एंड इफ इट इज एन अनरजिस्टर्ड और एग्जेम्प्टेड सीआईसी, क्या वो अनरजिस्टर्ड एग्जेम्प्टेड होने का क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है या नहीं, ये अपने को चेक करना है, सिंपल। तो अगर आप 2-3 बार रीड करोगे तो आपके दिमाग में पूरा का पूरा कारो आराम से बैठ जाएगा। क्वेश्चंस एक बार जरूर करके जाना करोगे, क्लॉज वाइज भी आप क्वेश्चन देख सकते हो या एक साथ करने के बाद भी आप क्वेश्चन देखें, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे टेस्टिंग हो जाएगी कि भाई मैं क्लॉज पहचान पा रहा हूँ या नहीं पहचान पा रहा हूँ। वेदर ग्रुप हैज़ मोर देन वन सीआईसी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, अगर एक पूरे ग्रुप में एक से ज़्यादा सीआईसी हैं तो बताओ कि कितने सीआईसी हैं, इंडिकेट नंबर ऑफ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज। क्लॉज नंबर 17, कैश लॉसेस। वेदर कंपनी हैज इनकर्ड कैश लॉस इन करेंट फाइनेंशियल ईयर एंड इमीडिएटली प्रीसीडिंग, जब दोनों में करा है तो ही रिपोर्टिंग करनी है। इफ यस स्टेट द अमाउंट ऑफ कैश लॉस, करेंट में भी है कैश लॉस, इमीडिएटली प्रीसीडिंग लास्ट ईयर में भी कैश लॉस है। क्लॉज नंबर 18, रेजिग्नेशन ऑफ स्ट्यूटरी ऑडिटर। वेदर एनी रेजिग्नेशन ऑफ स्ट्यूटरी ऑडिटर ड्यूरिंग द ईयर, अगर किसी स्ट्यूटरी ऑडिटर ने रिजाइन करा हुआ है क्या, अगर करा हुआ है तो वेदर ऑडिटर हैज कंसीडर्ड द इश्यूज ऑब्जेक्शंस एंड कंसर्न्स ऑफ आउटगोइंग ऑडिटर, क्या जो करंट ऑडिटर है क्या उन्होंने आउटगोइंग ऑडिटर जो चला गया उनके जो रीजंस थे, जो ऑब्जेक्शंस थे उनके, क्या उनको पढ़ा है, क्या उनको कंसीडर करा है, ये चेक करना है अपने को, ये रिपोर्टिंग करनी है कारो की। कि अगर ये वाला कब आएगा पैराग्राफ, जब किसी स्ट्यूटरी ऑडिटर ने रिजाइन करा होगा, तो अगर स्ट्यूटरी ऑडिटर ने रिजाइन ही नहीं करा तो ये वाला पैराग्राफ भी नहीं आएगा इस तरह से। तो वेदर एनी रेजिग्नेशन ऑफ स्ट्यूटरी ऑडिटर इज डन ड्यूरिंग द ईयर, इफ यस अगर हुआ है तो वेदर ऑडिटर इज कंसीडर्ड द इश्यूज ऑब्जेक्शंस एंड कंसर्न्स ऑफ आउटगोइंग ऑडिटर, जो करंट ऑडिटर है क्या उन्होंने जो चले गए ऑडिटर उनके जो रीजंस थे, जो ऑब्जेक्शंस उन्होंने उठाए थे जिन कारण से उनको रिजाइन करना पड़ गया, क्या उनको कंसीडर करा है या नहीं। गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ये भी मैंने लैंग्वेज को थोड़ा सा अपना पॉइंट्स में मेंटेन करने की कोशिश करी है। ऑन द बेसिस ऑफ, आपको एग्जाम में कैसे लिखना है वाला पॉइंट, अगर एक बार आप पढ़ने के लिए एक बार इसको पढ़ो, जैसे याद करने के हिसाब से प्रेजेंटेशन दिमाग में बैठ जाए। ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज, एजिंग एंड एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज, कॉमा अदर इन्फॉर्मेशन, कॉमा ऑडिटर नॉलेज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट प्लान्स, क्या इन सब के बेसिस पे वेदर ऑडिटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट नो मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट ऑन डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट दैट कंपनी इज केपेबल ऑफ मीटिंग इट्स लायबिलिटीज ऑन बैलेंस शीट डेट एंड व्हेन दे फॉल ड्यू विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम बैलेंस शीट डेट, बेसिकली गोइंग कंसर्न वाली, कि इन बेसिस पे क्या ऑडिटर इज ऑफ द ओपिनियन, क्या ऑडिटर इस ओपिनियन पे स्टैंड करता है, क्या ऑडिटर इस ओपिनियन पे अटल है कि वहाँ पर मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है। किस चीज़ की मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, कौन सी डेट पे, पहली बात तो मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, दूसरी बात किस डेट पे, ऑडिट रिपोर्ट की डेट पे, किस चीज़ की मटेरियल अनसर्टेनिटी, दैट कंपनी इज केपेबल ऑफ मीटिंग इट्स लायबिलिटीज ऑन द बैलेंस शीट डेट, और जो अगले 1 साल में लायबिलिटीज आनी है उनको लेकर के अनसर्टेनिटी नहीं है, मटीरियल अनसर्टेनिटी नहीं है। क्या ये ऑडिटर मानता है या नहीं मानता है, किस बेसिस पे चेक करेगा ये, वो इस बेसिस पे चेक करेगा, फाइनेंशियल रेशियोज के बेसिस पे, एजिंग एंड एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज, उसके बेस पे, अदर इन्फॉर्मेशन कोई है उसके बेस पे, या फिर ऑडिटर की खुद की नॉलेज ऑफ द बोर्ड एंड द मैनेजमेंट प्लान्स, इनके बेसिस पे क्या ऑडिटर है इस ओपिनियन पर अटल कि मटीरियल अनसर्टेनिटी नहीं है
ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट की डेट पर किस चीज़ की मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है कि कंपनी अगले 1 साल में अपनी लाइबिलिटीज अच्छे से पे कर सकती है। क्लॉज नंबर 20 CSR फंड सेक्शन 135 दो तरह के हो सकते हैं इसमें। अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के केस में वेदर कंपनी ट्रांसफर्ड अनस्पेंट अमाउंट इन फंड, यहाँ पे इन फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन कंप्लायंस ऑफ 135(5). अगर आप यहाँ पे आपको सेक्शन याद नहीं हो रहे हैं 135 तो इन कंप्लायंस ऑफ कंपनीज एक्ट आप लिख सकते हो, इन कंप्लायंस ऑफ सेक्शंस ऑफ कंपनीज एक्ट लिख सकते हो। यहाँ पे जो भी सेक्शन आया ना एक बेनामी को छोड़ के, वहाँ पे सारे मैक्सिमम हमारे सेक्शन में कंपनीज एक्ट वाले सेक्शन है। ये 135 वो कंपनीज एक्ट है, वो 177 188 जो था वो कंपनीज एक्ट है। कॉस्ट रिकॉर्ड से केस में 148 जो कंपनीज एक्ट है, ठीक है। तो वेदर कंपनी ट्रांसफर्ड अनस्पेंट अमाउंट फंड अनस्पेंट अमाउंट टू फंड स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 7 विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर, किस केस में? अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के केस में एनी अमाउंट अनस्पेंट अंडर 135 इज ट्रांसफर्ड टू स्पेशल अकाउंट। ठीक है, ये हो सकता है आपको थोड़ा सा याद करने में दिक्कत हो, ठीक है। जैसे 6 मंथ्स है यहाँ पे, शेड्यूल 7 है, इसको आप एक बार थोड़ा सा 2-3 बार रीड कर लेना। अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के केस में विद इन 6 मंथ्स ऑफ एंड एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर अपने वो शेड्यूल 7 के फंड्स में डालना है, क्या वो डाला है या नहीं। और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के केस में स्पेशल अकाउंट में डालना है, क्या वो डाला है या नहीं, ये चेक करेगा ऑडिटर, ठीक है। वेदर लास्ट हमारा 21 क्लॉज CFS वाला जो ऊपर था ना कि CFS पे क्लॉज अप्लाई नहीं होते हैं, सिर्फ एक क्लॉज नंबर 21 को छोड़ के अपन ने सबसे ऊपर पढ़ी थी लाइन। वेदर एनी क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क्स बाय रेस्पेक्टिव ऑडिटर इन कारो रिपोर्ट ऑफ कंपनीज इंक्लूडेड इन CFS। क्या देखो CFS किससे, CFS अलग अलग कंपनीज को मिला करके बताया। जैसे मान लो एक CFS है, उसमें कंपनीज A, B, C और D के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपाइल करा गया है, कंसोलिडेट करा गया है, ठीक है। तो ऑडिटर क्या देखेगा, अगर इनमें इनकी भी अलग अलग कारों की रिपोर्ट होंगी, ठीक है, उनकी भी होंगी, तो वेदर एनी क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क्स बाय रेस्पेक्टिव ऑडिटर इन कारो रिपोर्ट ऑफ कंपनीज इंक्लूडिंग CFS, अगर ऐसे हैं, अगर इनमें से किसी भी के भी कारो रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क्स आए हुए हैं तो बताओ, इंडिकेट डिटेल ऑफ द कंपनी। मान लो इन दोनों कंपनीज में है, इसमें है और इसमें, तो बताओ कि भाई कंपनी A में है और कंपनी C में है, डिटेल ऑफ कंपनी एंड पैरा नंबर ऑफ कारो कंटेन द क्वालिफिकेशन एंड एडवर्स रिमार्क। पैरा नंबर ऑफ कारो मतलब देखो अपन ने ऊपर क्या पढ़ा, इतने सारे अपन ने पैरास पढ़े, तो उसमें अपन ने पढ़ा कि भाई ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मान लो नहीं हो रहा है वो कंपाइल, तो क्या हो गया, वो नेगेटिव हो गया ना, वो क्वालिफिकेशन है, एडवर्स रिमार्क्स उसमें आ गया ना। तो बताओ कौन से पैराग्राफ में, कौन से पैरा के अंडर आ रहा है, क्या इस पैरा के अंडर आ रहा है, क्या इस पैरा के अंडर आ रहा है, कौन से वाला पैराग्राफ कंप्लाई नहीं कर रही है कंपनी, क्या ये वाला कंप्लाई नहीं कर रही, क्या निधि कंपनी वाला अगर है तो कंप्लाई नहीं करी, कौन से पैराग्राफ में है ये तो बताओ। आपने डिटेल तो बता दी कि भाई ए में क्वालिफिकेशन एडवर्स रिमार्क दे रखा है और कंपनी C में दे रखा है, लेकिन A की कारो रिपोर्ट अलग होगी, C की कारो रिपोर्ट अलग होगी। तो हो सकता है A के तो क्लॉज नंबर मान लो 7 में हो एडवर्स रिमार्क और इसकी क्लॉज नंबर 10 में हो, तो ये भी बताओ। पहला बताओ डिटेल ऑफ कंपनीज, मैंने बता दी कंपनीज A एंड C में है भाई क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क कारो CFS में, लेकिन A और C के कौन से पैरा नंबर में, ये बताओ। पैरा नंबर ऑफ कारो रिपोर्ट कंटेनिंग क्वालिफाइड क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क्स, इस तरह से, ठीक है। तो अगर आप इसी वीडियो को अगर आपने देखा है तो इसी वीडियो को अगर आप 2-3 बार देख लोगे तो आपका रिवीजन वैसे ही हो जाएगा। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, लेकिन क्लॉज वाइज या फिर सारा पढ़ने के बाद एक बार क्वेश्चन जरूर कर लेना इसके, ठीक है, तो उससे और क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन एग्जाम के टाइम पे जब आप 1.5 डेज में अगर आप पढ़ते हो तो आपको बेसिकली प्रोविजन ही पढ़ने, नोट्स ही पढ़ने, ऑडिट में तो खास करके, ठीक है। तो इसको वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आई हो तो सपोर्ट कीजिएगा।